स्वागत है आपका सुमेर सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो। देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा है फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स यानी हम इसको बोले हिंदी में तो घर्षण बल रहेगा, घर्षण बल। अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं ये घर्षण बल क्या होता है। क्या होता है घर्षण बल? आपने पिछली क्लासों में 10th में 9th में 11th में पढ़ा होगा। आपने एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि वह कारक यानी घर्षण बल क्या होता है, वह कारक जो किसी वस्तु की गति में अवरोध उत्पन्न करता है उसे कहते हैं घर्षण बल। या फिर इस प्रकार से कहेंगे कि दो वस्तुओं की जो संपर्क सतह है, दो वस्तुओं की संपर्क सतह के मध्य वह कारक जो उसकी आपेक्षिक गति को क्या करता है, अवरोध करता है, यानी उसकी गति में अवरोध उत्पन्न करता है। ये आपने काफी समय तक पढ़ा है, काफी समय से पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए ये अवरोध यानी जो संपर्क सतह होती है उसमें ये अवरोध उत्पन्न क्यों करता है? क्या शक्ति माना जाता है बीच में तो उसको रोकने के लिए है, या फिर किस प्रकार से ये अवरोध उत्पन्न करता है? देखिए समझते हैं किस प्रकार से। यह जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको आप समझिए कि एक इंटरलॉकिंग है। जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको आप समझिए कि एक इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग का मतलब कि मान लीजिए ये कोई वस्तु रखी हुई है किसी सतह पे, ये वाली वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अब देखिए आप ये बोलोगे कि इन दोनों सतहों के मध्य ये जो संपर्क सतह है इन दोनों की, मान लीजिए ये भी एक वस्तु है दूसरी ये वस्तु, इन दोनों की जो संपर्क सतह है इसके मध्य लगने वाला वह कारक जो इसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल। पढ़ा आपने जनरली। ये विरोध करता क्यों है? देखिए मैं बताता हूं आपको। ये विरोध इसलिए करता है कि जो ये दो संपर्क सतह होती है, दोनों वस्तुओं की जो संपर्क सतह होती है उसमें क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। इस प्रकार से इंटरलॉकिंग हो जाती है इसके मध्य, ठीक है। इंटरलॉकिंग मतलब इन दोनों वस्तुओं की संपर्क सतह के मध्य बॉन्ड बन जाते हैं। इन दोनों वस्तुओं की संपर्क सतह के मध्य सूक्ष्म बॉन्ड बन जाते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि ये इंटरलॉकिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसके कारण इसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है, और उसे क्या कर दिया, घर्षण बल, ठीक है। अब देखिए ये इंटरलॉकिंग है, ये किस प्रकार से होती है, यानी इंटरलॉकिंग क्यों हो जाती है इसकी मध्य, तो मैं बताता हूं आपको। देखिए ये वस्तु रखी हुई है तो इसके नीचे की ओर यानी हम बोले पृथ्वी के केंद्र की ओर एक बल कार्य करेगा mg। पढ़ा आपने? यानी कोई भी पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पे है, चाहे वो पृथ्वी सतह पे रखी हुई वस्तु है, उस पे लगने वाला फोर्स क्या है, mg। m का मतलब उस वस्तु का द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब फिर देखिए न्यूटन के थर्ड लॉ से ये देखिए नीचे की तरफ mg फोर्स लगता है तो हम कल्पना करते हैं कि ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगता है और उसका मान भी क्या होता है, mg। ये आपने पढ़ा है? पढ़ा नहीं पढ़ा? ठीक है। अब देखिए ये जो इंटरलॉकिंग होती है ये होती है इसके कारण, इससे mg के मतलब इस द्रव्यमान के कारण, यदि पृथ्वी सतह की बात करें तो द्रव्यमान के कारण इनके मध्य इंटरलॉकिंग होती है। जिस वस्तु का ज्यादा द्रव्यमान होगा उस वस्तु में इंटरलॉकिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी संपर्क सतह में इंटरलॉकिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसके कारण उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में यानी उसको गति कराने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम देखिए ये समझ सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ही अधिक होगा, यानी ये वाला जो फोर्स है mg इसका मान जितना अधिक होगा उतना ही उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा ना इस फोर्स पे, यानी mg पे डिपेंड करेगा, mg पे डिपेंड करेगा ना, यानी उसके द्रव्यमान पे और गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शन फोर्स का। संपर्क सतह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी जो मैग्नीट्यूड हमने ज्ञात किया, यानी फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड निकाला है वो निकाला है किसकी डिपेंडेंसी पे, इस नॉर्मल फोर्स की डिपेंडेंसी। दोनों इक्वल होते हैं ना, ये वाला फोर्स लगता है नीचे की तरफ, इसकी डायरेक्शन होती है ऊपर की तरफ, मान में क्या होते हैं, इक्वल। इसको बोलते हैं गुरुत्वीय
बल और ये वाला कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो एन देखिए इसको बताया गया है, किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है इसको बताया गया है। यहाँ पे आप समझते हो, मैंने आपको बताया कि ये वाला जो फोर्स है इस पे डिपेंड करता है कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स, बताया ना। ठीक है, mg पे डिपेंड करता है ना। और mg और इससे f और इस n का मान क्या है, इक्वल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ f स्मॉल f से लिखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को हमेशा स्मॉल f से लिखते हैं, और जो फोर्स होता है उसको लिखते हैं कैपिटल F से। इन दोनों में फर्क करेंगे। देखिए स्मॉल f डिपेंड करेगा किस पे, नॉर्मल फोर्स पे, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है, तो हमने बोल दिया कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये डिपेंड करेगा नॉर्मल फोर्स पे। जितना ज्यादा नॉर्मल फोर्स होगा इसमें फ्रिक्शन उतना ही अधिक होगा, यानी उन दोनों सतहों के मध्य क्या होगी, इंटरलॉकिंग मजबूती से बनेगी, यानी ये जो बॉन्ड बनते हैं ये क्या होंगे, ज्यादा मजबूत होंगे। ठीक है, अब देखिए F इक्वल टू म्यू एन, F इक्वल टू म्यू एन, और ये जो म्यू होता है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी घर्षण गुणांक। ये वाला म्यू जो है ये है घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक किसका, इस संपर्क सतह का, इस वाली सतह का क्या है, घर्षण गुणांक है। ये हर सतह के लिए अलग अलग होता है, जैसे कांच के लिए अलग होगा, है फर्श के लिए अलग होगा, जो खुरदरा तल होगा उसके लिए अलग होगा। अब देखिए हमने बताया आपको कि जो फ्रिक्शन है, जनरली आपने पढ़ा भी होगा कि व्यक्ति जो है वो घर्षण बल के कारण ही आगे चल पाता है। क्यों, क्योंकि जैसे वो चलता है, जैसे इंसान चलता है इस प्रकार से, ठीक है, तो उन संपर्क सतह मतलब हमारे पांव और जमीन के मध्य यानी संपर्क सतह पे इंटरलॉकिंग हो जाती है, ताकि हमारा पांव पीछे की तरफ ना बढ़े, है कि नहीं, इंटरलॉकिंग होती है। जैसे हम चले, यहाँ इंटरलॉकिंग हो गई, यहाँ पे पैर रखा, ये वाली इंटरलॉकिंग हो गई, ये वाला उठा के हमने आगे रख दिया, इस प्रकार से चल पाते हैं। जैसे यदि घर्षण बल नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो ये वाली इंटरलॉकिंग की बात हुई। तो ये हर सतह के लिए क्या होता है, घर्षण गुणांक का मान अलग अलग होता है, यानी कोई चिकना सतह है उसके लिए घर्षण गुणांक का मान कम हो सकता है ना, और जो खुरदरा सतह है उसके लिए घर्षण गुणांक का मान ज्यादा होगा। इस प्रकार से घर्षण गुणांक पे डिपेंड करता है। ये वाला नॉर्मल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ये वैसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। और ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू हम डायरेक्टली बोलें तो F इक्वल टू म्यू एन, एन होगा नॉर्मल फोर्स, म्यू हो गया घर्षण गुणांक, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा F इक्वल टू म्यू एन, ठीक है, ये बात हुई म्यू एन। अब थोड़ी सी और आगे बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पहले देखिए एक एग्जांपल मिटा दें, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि ये कोई सतह है, जिससे पृथ्वी सतह हो सकती है, इस पे एक वस्तु रखी हुई है, ये वाली रखी हुई है, इसका द्रव्यमान है 1 kg, इसका द्रव्यमान कितना है 1 kg। आप देखिए इसके मध्य इंटरलॉकिंग होगी, वो तो होगी, यानी घर्षण जो होगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ इस पे बल लगेगा mg लगेगा, इसी के इक्वल इसके ऊपर की ओर एक लगेगा नॉर्मल फोर्स, वो भी कितना लगेगा mg। अब हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है ये डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स पे। अभी पढ़ा हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन का, तो यानी जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे, नॉर्मल फोर्स पे। तो हम इस पे डायरेक्टली इसकी बात कर सकते हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए ये वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन का, F इक्वल टू म्यू एन, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें जो F की वैल्यू है ये होगी मैक्सिमम, यानी इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता। यदि आपके पास म्यू का मान दिया हुआ है और n की वैल्यू आपको पता है, तो जो मान निकल के आएगा F वो मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है।
यानी वो जो वैल्यू होगी वो फ्रिक्शन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब देखिए ये mg है, इसमें यदि हम देखें और इस सतह के मध्य म्यू का जो मान है वो हमने मान लिया कितना है, 1 है। म्यू का मान कितना है, 1 है। अब देखिए नॉर्मल फोर्स निकाले, इसमें नॉर्मल फोर्स यानी mg निकाले तो m 1 kg, द्रव्यमान m 1 kg गुणा g की वैल्यू 9.8 या 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन इजी के लिए, n इक्वल टू 10 न्यूटन, n इक्वल टू 10 न्यूटन। यानी जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आई, 10 न्यूटन। किस प्रकार से, यानी 1 kg की एक वस्तु है ना, तो उस पे जो गुरुत्वीय बल लगेगा वो कितना लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा, और वो इक्वल किसके होगा, नॉर्मल फोर्स के। ठीक है, और यहाँ पे जो म्यू है, इस सतह का जो घर्षण गुणांक है वो हमने मान लिया कि क्या है, 1 है। ठीक है, इससे यदि हम निकालना चाहें फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्सिमम, तो म्यू कितना है 1 और एन कितना निकाला हमने 10 न्यूटन, यानी ये टोटल फोर्स कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। इसका मतलब है कि ये वाली जो वस्तु है इसके और इस सतह के मध्य, इस वस्तु की ये वाली सतह और इस सतह के मध्य जो घर्षण बल लग रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो अधिकतम कितना होगा 10 न्यूटन। किस प्रकार से समझेंगे इसको, इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु को यदि हम गति करवाएंगे तो गति के विपरीत दिशा में एक फोर्स ऑटोमेटिक लगेगा, वो कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। जैसे मान लीजिए मैं इस वस्तु पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं F, तो इस पे इस दिशा में फ्रिक्शन लगेगा F स्मॉल f। जैसे इस 10 न्यूटन जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 10 न्यूटन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए मैं इधर की तरफ ही 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, इस वस्तु को इधर खिसकाने के लिए मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया। जैसे मैं इस वस्तु को खिसकाने के लिए 1 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, तुरंत प्रभाव से इसके विपरीत दिशा में 1 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा। समझ में, यानी जैसे ही मैं इस वस्तु को खिसकाने के लिए 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, तुरंत प्रभाव से इसके विपरीत डायरेक्शन में 1 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। क्या ये वस्तु हिल पाएगी, नहीं हिलेगी। दोनों फोर्स क्या है, इक्वल वैल्यू है, दोनों फोर्सों की इक्वल वैल्यू है, तो ये वाली वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलेगी। इसका मतलब यह है कि ये जो इंटरलॉकिंग है इसके मध्य, इन वस्तुओं की सतह के मध्य जो इंटरलॉकिंग है वो अभी भी क्या है, स्थिर है। इसको वो जो बॉन्ड है वो अभी तक टूटे नहीं। आगे देखिए, मान लीजिए मैंने 1 न्यूटन के स्थान पे कर दिया 2 न्यूटन, 1 न्यूटन के स्थान पे कर दिया 2 न्यूटन। ठीक है, तो क्या होगा, तुरंत प्रभाव से इसके विपरीत डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फ्रिक्शन लग जाएगा। मैं इधर फोर्स लगाऊंगा 2 न्यूटन इस वस्तु को खिसकाने के लिए, तो तुरंत प्रभाव से इसके विपरीत डायरेक्शन में 2 न्यूटन का क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन लग जाएगा। समझना, ये वाला जो हम मैक्सिमम वैल्यू निकाली है 10 न्यूटन, इसके बारे में समझना आप अच्छे से। ठीक है, फिर देखिए हमने लगाया 3 न्यूटन, तो इधर लग जाएगा 3 न्यूटन। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 न्यूटन। इस वस्तु के लिए 1 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए पृथ्वी की सतह पे हम बात करें तो देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की वो कितनी है, 10 न्यूटन। इसका मतलब ये वाली 10 न्यूटन तक तो लगेगी 10 न्यूटन। क्या मतलब हुआ कि जैसे मैंने 1 न्यूटन लगाया, इसके विपरीत डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग गया 1 न्यूटन, 2 न्यूटन लगाया, इसके विपरीत डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग गया 2 न्यूटन, 3 लगाया 3 लग गया, 4 लगाया 4 लग गया। जैसे मैं 9 लगाऊंगा इधर 9 लग जाएगा। जैसे मैं 10 न्यूटन लगाऊंगा इस वस्तु को मतलब अपने स्थान से हिलाने के लिए, इस स्थान से खिसकाने के लिए, तो तुरंत प्रभाव से फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा, 10 न्यूटन। इसका मतलब ये वस्तु अभी तक भी हिली नहीं है अपने स्थान से। ये तो हुआ इसका मतलब। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई फ्रिक्शन की, अब इसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। जैसे ही मैं 10.01 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, जैसे ही मैं 10.01 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, इनके मध्य जो बॉन्ड बने हुए हैं वो टूट जाएंगे। क्यों?
क्योंकि अब इसके विपरीत डायरेक्शन में क्या नहीं लग सकता, फ्रिक्शन नहीं लग सकता 10.01। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, उसके द्रव्यमान यानी इस mg पे डिपेंड करता है, या फिर बोले नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। और वो नॉर्मल फोर्स के कारण जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है केवल और केवल कितना, मैक्सिमम 10 न्यूटन। कितना लग रहा है? मैक्सिमम 10 न्यूटन। जैसे ही मैं 10.01 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, अब इसके रोकने के लिए, इस फोर्स की क्षमता को रोकने के लिए विपरीत डायरेक्शन में अब फोर्स नहीं उत्पन्न हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 है। इसकी कैपेसिटी इसको यहाँ पर रोकने के लिए, यहाँ पे रोके रखने के लिए 10 न्यूटन तक की है। यदि 10 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो अब इसके बस की बात नहीं है, अब ये बॉन्ड टूट सकते हैं। अब ये बॉन्ड क्या हो सकते हैं? टूट सकते हैं। ठीक है, ये इंटरलॉकिंग क्या हो सकती है? टूट सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं इसको फोर्स लगाऊंगा कितना, 10.01 न्यूटन, ये वस्तु यहां से चलना स्टार्ट करेगी। और जैसे ही ये स्टार्ट करेगी तो ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है ये 10 न्यूटन से घट के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे 5 न्यूटन या 6 न्यूटन, इस प्रकार से कम हो जाएगा। यानी समझे बात, कि जब ये यहाँ पे स्थित थी तो इसको हिलाने के लिए 10.01 न्यूटन बल की आवश्यकता थी। लेकिन जैसे ये बॉन्ड टूट जाएंगे, यहां से ये वस्तु यहां से चलना प्रारंभ कर देगी। प्रारंभ करने के बाद जैसे ये वस्तु चलेगी, चलने के बाद ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसके बाद ये चलती रहेगी। तो इसको कंटिन्यू चलाने के लिए अब हमारे को 10.01 से कम बल की भी आवश्यकता, मतलब कम बल से भी काम चल सकता है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई जैसे ये चलना प्रारंभ करेगी। अब देखिए, जब तक ये स्थिर थी, जब तक ये स्थिर थी यानी 10 न्यूटन तक, तब तक इन दोनों सतहों के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल था उसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ये स्थिर थी, तो देखिए जब ये वस्तु स्थिर थी, हिल नहीं रही थी, तब इसके मध्य घर्षण बल जो लग रहा था, इंटरलॉकिंग जो हो रही थी, उसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, तो उसको हम लिखेंगे F मैक्सिमम, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन F मैक्सिमम इक्वल टू म्यू S N। ठीक है, यानी घर्षण गुणांक की वैल्यू क्या ले ली हमने, म्यू S। ठीक है, जैसे ये वस्तु चलना प्रारंभ कर देगी तब इसके मध्य जो फ्रिक्शन लगेगा, इन दोनों सतहों के मध्य, इस वस्तु और इस पृथ्वी की सतह के मध्य जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन यानी गतिक घर्षण। ये स्थैतिक घर्षण और ये गतिक घर्षण। इसकी वैल्यू हो जाएगी F मैक्सिमम इक्वल टू म्यू K N। देखिए दोनों में फर्क क्या, दोनों में फर्क ये रहेगा कि यहाँ पे जो घर्षण गुणांक होगा वो स्थिर अवस्था में यानी स्टैटिक घर्षण गुणांक, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, काइनेटिक यानी गतिक घर्षण गुणांक। ठीक है, अब देखिए ये जो म्यू एस है इसकी वैल्यू हमेशा होती है म्यू के से अधिक। ये वाली बात भी आप याद रखना। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो होती है ज्यादा, एस की ज्यादा। ठीक है, और इसकी क्या होती है, मान लीजिए ये वाली वस्तु है, ये वाली बात कर रहे हैं, 10 न्यूटन तक लगाया यानी स्टैटिक घर्षण लगाया हमने, स्टैटिक घर्षण, तब तक म्यू एस की जो वैल्यू थी वो हमारे पास ज्यादा थी। अब कम क्या हो गया, लेकिन नॉर्मल फोर्स तो वही लग रहा है, इस वस्तु पे नॉर्मल फोर्स तो वही लग रहा है जो पहले लग रहा था, वो का वो नॉर्मल फोर्स लग रहा है mg, लग रहा है ना। अब ये फ्रिक्शन कम हो गया तो किसके कारण हो सकता है ये कम, यानी इस गुणांक के कारण। ये तो इसका जनरल फॉर्मूला म्यू एन, ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट रह गया, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, चाहे ये स्थिर है चाहे ये वस्तु गति कर रही है, इसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो चेंजमेंट किस में हुआ, ताकि ये कम हो गया फ्रिक्शन, किस में हुआ चेंजमेंट,
म्यू में, यानी घर्षण गुणांक में। इसलिए ये वाला घर्षण गुणांक क्या हो गया, ज्यादा होगा, और ये वाला क्या होगा, कम होगा। ये मतलब कन्फर्म है कि जैसे ये वस्तु गति करेगी फ्रिक्शन का मान 10 से कम हो जाएगा, 10 से कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब किसके कारण हुआ, इस गुणांक के कारण, यानी म्यू एस और म्यू के कारण। इसका मतलब म्यू एस की वैल्यू है वो हमेशा म्यू के से क्या रहेगी, अधिक। ये थी फ्रिक्शन फोर्स की कहानी, ये थी कॉन्सेप्ट, है ना। डेफिनेशन तो आपने काफी बार पढ़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये वाले क्लियर है। ऐसे कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा इंटरलॉकिंग कि क्यों दो वस्तु है, उसकी जो संपर्क सतह है, इसके मध्य जो फोर्स लगने वाला है, यानी फ्रिक्शन फोर्स, वो क्यों गति का विरोध करता है, क्योंकि उसके मध्य क्या बन जाते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स का मान हमारे को बढ़ाना पड़े तो हम किसकी वैल्यू से बढ़ा सकते हैं, या तो म्यू के की, यानी घर्षण गुणांक से, या फिर एन से, एन यानी नॉर्मल फोर्स। किस प्रकार से, नॉर्मल फोर्स क्या होगा कि ये वस्तु रखी हुई है, ये वाली वस्तु इस सतह पे फ्रिक्शन लग रहा है, मध्य दोनों सतह के मध्य फ्रिक्शन लग रहा है, लग रहा नहीं लग रहा है। अब देखिए मान लीजिए ये 1 kg की वस्तु, ये 1 kg वस्तु है, नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, ये निकाला आपने 10 न्यूटन लगेगा, लग रहा है 10 न्यूटन। जैसे मान लीजिए मैंने इसके ऊपर लगा दिया फोर्स थोड़ा सा और 5 न्यूटन का फोर्स रख दिया, मैंने 5 न्यूटन का फोर्स और लगा दिया हमने एक्स्ट्रा, इस प्रकार से इसको दबा लिया। अब बताओ इसके मध्य फ्रिक्शन ज्यादा होगा ना, होगा ज्यादा, इंटरलॉकिंग मजबूती से होगी, इंटरलॉकिंग क्या होगी, मजबूती से होगी, तो ये वस्तु हिल नहीं पाएगी, गति का विरोध करेगी, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, होगा नहीं हुआ, ज्यादा हो गया। अब देखिए मैंने 5 न्यूटन एक्स्ट्रा लगा दिया, पहले से कितना लग रहा था इसके नीचे की तरफ 10 न्यूटन, कितना लग रहा था 10 न्यूटन, अब 5 और लगा दिया मैंने, कितना लगा दिया 5 न्यूटन और लगा दिया इसमें। अब देखिए कॉमन सेंस की बात है, जैसे मैं 5 न्यूटन और लगाऊंगा, बात तो इसकी हो रही है ना, रियलिटी तो ये वाली है, फ्रिक्शन फोर्स है ना mg, इसके कारण हो रहा है, ये तो नॉर्मल फोर्स के इक्वल mg, मैंने 5 न्यूटन और लगा दिया, पहले से इतना लग रहा था इस वस्तु पे mg, यानी कितना लग रहा था mg 10 न्यूटन, फिर मैंने 5 न्यूटन और लगा दिया, इसका मतलब कितना हो गया 15 न्यूटन, है ना। तो इसका मतलब है मैंने जो फोर्स लगाया वो भी क्या हो गया, ऐड हो गया एक्स्ट्रा, यानी डिपेंड किस पे कर रहा है ये, नॉर्मल फोर्स पे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके।